बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूँ जवाद कमाल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज कोरोना के हवाले से इज़हार ख्याल किया और उन्होंने अपोजिशन को खूब तनकीद का निशाना बनाया, ख़ास तौर पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को। और उन्होंने कहा कि मुश्किल तरीन मुआशी सूरत हाल थी, उसके बावजूद हमने 1 करोड़ 20 लाख लोगों तक इमदादी पैकेज पहुंचाया, उनकी मदद की। 12,000 रुपए का इमदादी पैकेज था और इसकी शफाफियत को लेकर आलमी सतह पर भी तारीफ की जा रही है। पाकिस्तानी कौम कोरोना से निपट रही है, आने वाला वक्त मुश्किल वक्त होगा। इस मुश्किल वक्त में उन्होंने आवाम को एक बार फिर एहतियाती तदाबीर अपनाने की तलकीन की। बहरहाल आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी होगी, काफ़ी हद तक प्राइम मिनिस्टर ने वाजे कर दिया। गवर्नमेंट का फिलहाल मजीद लॉकडाउन लगाने का या फिर जो IMF जो इनको WHO ने बताया है कि 15 दिन शदीद लॉकडाउन और सख्त लॉकडाउन और 15 दिन लॉकडाउन में नरमी की जाए, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है। लेकिन वजीर आज़म ने इस पर जोर दिया कि हमने कमज़ोर तबके को रिलीफ दिया है, कमज़ोर तरीन मुआशी सूरत हाल के बावजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुश्किल तरीन हालात में कल अपना वफाकी बजट पेश करने जा रही है। कमज़ोर मुआशी सूरत हाल, कोरोना के बढ़ते केसेस, मुश्किल तरीन हालात में वफाकी हुकूमत कल अपना बजट पेश करेगी। ये बजट पेश कौन करेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख के बारे में कहा जा रहा है कि वो बजट पेश नहीं कर सकते। पिछला बजट हम्माद अज़हर साहब ने पेश किया था, बजट स्पीच कौन करेगा। बहरहाल बजट की तैयारी मुकम्मल तौर पर मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने की है, इस बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया और कोरोना के हवाले से उन्होंने बताया कि किस तरह गरीब को रिलीफ पहुंचाया। क्या कहा, जरा सुनिए आप। बड़ा अफसोस है, मैं ये देख रहा हूँ जो हमारी ऑपोजिशन है, मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता है ये चाहते हैं कि ज़्यादा इस मुल्क में अमवात हों, कोरोना से ज़्यादा मुश्किलात आएँ, लॉकडाउन की वजह से इकॉनमी बैठ जाए, ताकि किसी ना किसी तरह ये इस हुकूमत की तनकीद कर सकें। और जिस तरह हमारा एक बड़े अपोजिशन के लीडर भागे भागे लंदन से वापस आए, मास्क भी पहना हुआ, कंप्यूटर के सामने बैठ कर, और ये उम्मीद लगा ली कि बस अब मैं बताऊंगा क्या होगा। मुल्क मुश्किल में है, लेकिन ये पूरी कैश करने की कोशिश कर रहा है। जैसी हम बात बढ़ रही हैं तो ये कहा जा रहा है कि जनाब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, गवर्नमेंट कंफ्यूज्ड है, गवर्नमेंट को पता नहीं क्या करना है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके और अपनी टाइगर फोर्स के साथ मिलके हम एक्शन लेंगे। यहाँ से मॉनिटरिंग किया जाएगा और जो अमल नहीं किया जाएगा वहाँ बंद कर दिया जाएगा। अगर वो दुकान है वो नहीं कर रही तो दुकान को बंद कर दिया जाएगा, मॉल है तो उसको बंद कर दिया जाएगा, फैक्ट्री नहीं कर रही तो उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर एक मोहल्ले में हम देख रहे हैं कि फैल रहा है और मोहल्ले वाले नहीं कर रहे, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर ना अमल किया और जिस तरह की मैं लापरवाही देख रहा हूँ, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी जो आवाम है वो बड़ी लापरवाही कर रही है इसके। वो लोगों से पूछो, वो कहते हैं हमने तो कोई कोरोना देखी नहीं, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं कोई मरा है कोरोना की वजह से। ये बड़ी ख़तरनाक ये सोच है, क्योंकि देखें कोरोना ने पढ़ना है और सिर्फ हम तब इस मुल्क को मुश्किल से बचा सकते हैं। और जो हम समझ रहे हैं कि इस महीने और अगले महीने में जो सबसे जो पीक होगी वो अगले महीने जुलाई में होगी। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने भी इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी की है और माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये तारीख की बदतरीन इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट है। शदीद तनकीद का निशाना हुकूमत को इस पर बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भी ये कहा कि कोरोना के हवाले से GDP को 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हफीज़ शेख ने कहा कि खिदमात के शोबे की ग्रोथ भी मनफी रही, सनती शोबे की ग्रोथ 2.64% रही। इसके अलावा सर्विसेज में भी रिकॉर्ड मनफी ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। शोबे ट्रांसपोर्ट में भी मनफी 7.1 ग्रोथ रिकॉर्ड की गई, मवासलात के शोबे में भी मनफी ग्रोथ, और मुआशी शरह नमू 0.4% रही है। कोरोना वायरस आया और उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। IMF की फोरकास्ट है कि 3 से 4% पूरी दुनिया की आमदनी गिर जाएगी। पाकिस्तान की जो GDP है उसका अंदाज़ा एक लगाया गया कि इसकी वजह से 3000 अरब से ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा। हमारी आमदनी जो है पूरे मुल्क की, जो हम समझ रहे थे कि तकरीबन 3% तक बढ़ सकती है, वो अब तकरीबन 0.4 कम हो गई। ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमें विरसे में मिला था $20 अरब का खसारा, उसे हमने कम कर $3 अरब तक ले आए। 5000 अरब रुपए कर्जों की हेडिंग में
वापस किए गए। हमने पूरा साल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उससे टका भी कर्ज नहीं किया। क्या वाकई कोरोना मुआशी हदफ हासिल करने में बना है? और बहुत सारे सवालों में एक सवाल ये भी है कि क्या ये बजट अवाम दोस्त होगा, जिस तरह माजी की हुकूमतें माजी में आने वाले बजट ये पेश करने से पहले ये दावे करती रही हैं, और अगर बजट मुतवाज़ुन ना हुआ तो फिर क्या नतीजा निकल सकता है? प्रोग्राम में इस पर तफसीलन बात करेंगे। मुआशी माहिरीन और ताजिर रहनुमाओं पर मुश्तमिल पैनल है, इसका तारुफ करवाऊंगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। माहिर माशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है, जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ ताजिर रहनुमा राशिद सिद्दीकी साहब, आप प्रेसिडेंट कराची बिजनेस फोरम भी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में साबिक वजीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब भी, लेकिन अभी आगाज़ करते हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज कहा, मुशीर ख़जाना ने भी आज कहा, कोरोना क्या वाकई में बड़ी वजह बना मईशत की तबाही में, या जो अहदाफ पूरे नहीं कर सके इसमें? बहुत शुक्रिया। बात है कि कोरोना वायरस से पाकिस्तान की मईशत को बहुत सख्ती, मगर स्टेट बैंक और हुकूमत पाकिस्तान के आदाद शुमार हैं। माली साल 2019 जो था उसमें स्टेट बैंक ने जारी किए हैं, उसके मुताबिक बेशतर माशी अशारिये उससे खराब रहे जो इस हुकूमत को 2018 में विरसे में मिले थे। ये बात सही है। तो उसके बाद कोरोना वायरस ऐसे नुकसान पहुंचा। मैं इसकी आपको वजाहत मौजूदा हुकूमत को 5.5% की शरह विरसे में मिली, लेकिन 2019 में ये शरह गिर के 1.9% रहे। पिछले 60 वर्षों में आज भी इसी तरीके से अगर आप देखें तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मंफी चलेगी। अगर आप बैरूनी सरमायाकारी देखें। शायद साहब कुछ सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज़ हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। मैं जब तक राशिद सिद्दीकी साहब की तरफ आता हूं। सर, आप क्या समझते हैं, जो तमाम ही शोबों में शरह नमू ली गई है और ये जो इक़्तिसादी सर्वे है इसे तारीख का बदतरीन इक़्तिसादी सर्वे कहा जा रहा है, क्या इन सब की बड़ी वजह कोरोना वायरस ही बना? जवाब बिल्कुल मेरा अपना ज़ाती ख्याल यही है कि इन सब की जो एक ज़ाती वजह है वो इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना की वजह से आपने जैसे देखा होगा कि जब ये गवर्नमेंट आई थी तो इन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अपनी बेहद कोशिशें करी थी और इन्होंने इंपोर्ट के ऊपर भी पाबंदी लगाई, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी बूम देने की कोशिश करी, इन्होंने एक्सपोर्ट को थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब बदकिस्मती इनकी ऐसी हुई कि ऐसे वक्त के अंदर एक कोरोना वायरस आ गया। जब कोरोना वायरस आया तो उसकी वजह से जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो तकरीबन समझ लें कि उसकी प्रोडक्शन 10 से 15 दिन रह गई, और 15-20 दिन तक तो आपको मालूम है कि टोटल लॉकडाउन था। और जब आपकी प्रोडक्शन 10 से 15% रह गई तो उसकी वजह से, क्योंकि ये कोरोना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था बल्कि पूरे दुनिया के अंदर था, तो उसकी वजह से जो आपकी एक्सपोर्ट थी वो भी मेरे ख्याल से 2 महीने तकरीबन 10 से 15% रही। फिर आपने पूरी कंप्लीट जो ट्रेडिंग मार्केट्स थी वो आपने क्योंकि टोटल बंद कर दी, तो उसकी वजह से जो आपके पास वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता था वो भी आपका मुतासर हो गया, और साथ में जो आप इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट की ड्यूटी से जो आपको कुछ पैसा के महसूलात होते थे वो भी आपका डेफिनेटली बड़ा डिक्लाइन पे चला गया। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा एक अच्छा ये हुआ कि हम और इससे मज़ीद बदतर उस पर चले जाते अगर प्राइम मिनिस्टर साहब एक अच्छा स्टेप लेके और इस लॉकडाउन को अगर ख़त्म नहीं करते, जैसे एक आध गवर्नमेंट ऐसी थी जिनका मतलब ये मतलब उनकी कोशिशें चल रही थी कि इस लॉकडाउन को मज़ीद और बढ़ाया जाए, तो आप यकीन माने कि ये लॉकडाउन जितना और ज़्यादा बढ़ जाता आपकी मीशत उतनी ज़्यादा तबाह होती रहती और आपके बेरोज़गारी उतनी ही बढ़ती रहती। और अभी भी मैं आपको कहूँगा कि जैसे सिंध गवर्नमेंट है वो अभी भी प्लानिंग कर रही है, आगे उनकी प्लानिंग चली, उनकी मीटिंग्स चली हैं कि WHO के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी जो एक रिव्यूज़ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आइंदा 15 तारीख के बाद से दोबारा 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन पे चले जाएं। लेकिन देखिए जो कोरोना है ना, इसका जो हल है वो लॉकडाउन नहीं है, उसका हल एक ही है जो प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार अपनी स्पीच में कहते हैं
कि स्मार्ट लॉकडाउन उसका एक वो है। अगर आज आपकी एक शिकायत है कि जी लोग ट्रेडिंग के अंदर या मार्केट के अंदर लोग जो हैं वो SOPs को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आप उसकी सज़ा पूरे पाकिस्तान को ना दें, आप उसकी सज़ा जो है तमाम के तमाम ताजिरों को ना दें, आप उस स्मार्ट लॉकडाउन के तहत उन लोगों को जो आपके SOPs को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप 2, 4, 6 दुकानदारों को उसकी सज़ा दें, 2, 4, 6 दुकानों को जो लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे उन्हें सजा दें, लेकिन कारोबार को मुकम्मल बंद न करें। आपको पॉइंट है, मुझे मुख्तसर ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो ग्रोथ से अब्दुल हफीज शेख साहब ने कहा कि ये माजी की हुकूमतें ग्रोथ रेट को पॉजिटिव रेट में कर्ज लेकर करती थी, क्या वाकई में ऐसा था? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने सवाल छोड़ा था, हफीज शेख साहब ने कहा है कि माजी में जो हुकूमतों ने ग्रोथ रेट मनफी किया वो कर्ज लेकर किया था, क्या वाकई में ऐसा हुआ था? शाहिद साहब, एक तो आप बता रहे थे कि कोरोना ही क्या बड़ी वजह बना है या हुकूमत के अपने गोल ठीक नहीं थे, ये कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा, जो हफीज शेख साहब ने बयान दिया है कि माजी में जो ग्रोथ रेट है वो कर्ज लेकर हासिल किया जाता था, क्या वाकई में ऐसा था? शाहिद साहब, क्या वाकई में माजी में ग्रोथ रेट कर्ज लेकर हासिल किया जाता रहा है जैसे हफीज शेख साहब ने कहा? और आप ब्रेक से पहले अपना जवाब कंटिन्यू कर रहे थे कि कोरोना वायरस ही वाहिद वजह बना जो अहदाफ हासिल नहीं कर सकी या हुकूमत के अपने गोल ठीक नहीं थे? मैं अर्ज कर दूं, पहला तो ये है कि जून 2019 को जो फाइनेंशियल ईयर था उस वक्त तो कोरोना नहीं था। उस वक्त जो अगर हम देखें तो 9 जो अशारिये थे वो खराब हुए थे, उससे जो विरसे में मिले थे, और 3 बेहतर हुए। तो बहैसियत मजमूई 2019 में पाकिस्तानी मईशत की कारकर्दगी जो थी मायूस कुन थी, और जो इनका ग्रोथ रेट था वो 1.9% रहा 2019 में, जो पिछले 60 वर्षों में 60 वर्षों में 5वीं बदतरीन कारकर्दगी थी, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में चला गया। और अगर आप ये देखें कि जनवरी 2020 में जब कोरोना नहीं आया था तो आलमी बैंक की ये रिपोर्ट है कि इस जून तक पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 2.4% रहेगी, जो कि अफगानिस्तान और श्रीलंका और नेपाल, भूटान, मालदीव से भी कम है। तो दुनिया तो ये कह रही थी और आदत शुमार भी ये बता रहे हैं कि ये शरह नमू खराब हुई है इस हुकूमत के दौर में। मगर एक और अहम बात मैं आपको बता दूं, ये स्टेट बैंक के आदत शुमार हैं कि पाकिस्तान की मजमूई बैरूनी सरमायाकारी 2018 में आई थी $5,700 मिलियन और 19 में हो गई $250 मिलियन। तो 5,700 से $250 मिलियन पर आ गई। तो 2019 में तो कोरोना नहीं था, एक चीज। तीसरी बात यह कि अफरात ज़र महंगाई जिससे आम आदमी मुतासर होता है, इस हुकूमत के आने से 3 साल पहले से 2016, 2017, 2018 इसमें औसत अफरात ज़र जो था वो 4% था। इस हुकूमत के दौर में आपने देखा कि जनवरी में तो 14% से एक्सीड कर गया। एक और बात यह है कि जब दिवालिया आप कहते हैं किसी मईशत को, तो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जिस दिन इमरान साहब ने हल्फ उठाया था प्राइम मिनिस्टर का, उस वक्त स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर थे $10.2 अरब, और नवंबर 19 में जबकि 15 माह हो गए थे इस हुकूमत को, $10 अरब से ज्यादा के कर्जे बढ़ गए थे, तो ज़र मुबादला के ज़खायर $10.2 अरब से गिर के $9.1 अरब रह गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर $10.2 अरब पर हम दिवालिया थे, तो फिर ये नवंबर 19 में जब $9.1 अरब गिर गए और 10 अरब डॉलर के कर्जे बढ़ गए, तो फिर ये क्या था? देखिए, दिवालिया हम कभी भी नहीं थे, क्योंकि उस वक्त भी चीन और हमारे दोस्त ममालिक 2018 में हमें डिपॉजिट और कर्जे देने के लिए तैयार थे, तो ये कहना ही बिल्कुल गलत था। तीसरी बात यह है कि इस हुकूमत ने अपने मुख्तसर दौरे इक़्तिदार में अब तक 3 एमनेस्टी दे दी हैं। खुदा का गजब से 3 टैक्स एमनेस्टी दी उस हुकूमत ने जो ये कहती थी कि टैक्स एमनेस्टी देना जुर्म है, और इन्होंने आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, दुनिया के किसी मुल्क ने, पाकिस्तान में कभी भी प्रॉपर्टी जैसी चीज पर जो कि हुकूमत के कंट्रोल में है, पाकिस्तान के अंदर है, बिल्डिंग खड़ी है, प्लॉट खड़ी है जिसको आप अटैच कर सकते हैं, उसको 1.5% के ऊपर माफी दे दी, 1.5% पर। तो ये अच्छा, ग्रोथ रेट के बारे में बताएं जो हफीज शेख साहब ने कहा कि ये कर्ज लेकर हासिल की गई माजी में, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की अगर देखें तमाम ही शोबों में, अगर खिदमात का शोबा, सनत का शोबा, ट्रांसपोर्ट का शोबा, मवासलात का शोबा, ये तमाम ही शोबे, इनमें ग्रोथ रेट मनफी ही रहा है। नहीं, मनफी तो फरवरी की बात रहा है ना। मैं अर्ज ये कर रहा था कि पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है
कर्जे लेके ही मैशत की ग्रोथ रेट होती है। कर्जे लेना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस हुकूमत ने जितने कर्जे लिए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं लिए गए। तो ये एक तो ये बात कहना बिल्कुल एक्सपर्ट है कि ये कर्जे लेके ग्रोथ हासिल की, तो हमेशा ही कर्जे लेके ग्रोथ होती है, उसको कौन सी बड़ी बात। आप IMF के पास 22 दफे जा चुके हैं जब से पाकिस्तान आया। आलमी बैंक से आप कर्जे लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेते हैं। इस हुकूमत ने दोस्त ममालिक से 9.2 अरब डॉलर के डिपॉजिट यानी कर्जे ले लिए। तो सवाल तो सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि अगर पिछले 10 वर्षों में हमारे बैरूनी कर्जे बढ़े थे 4.9 अरब डॉलर सालाना, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ 4.9 अरब डॉलर औसत 10 वर्षों में, तो इनके 2 साल में अब तक बढ़ चुके हैं 8.5 अरब डॉलर सालाना। ठीक, आपको पॉइंट है। राशिद सिद्दीकी साहब, टैक्सेस के बारे में सुन रहे हैं, ये और मजीद बढ़ने जा रहा है, खासतौर पर हैवी इंडस्ट्री को लेकर। कितना कारोबार मुतासिर होगा? जो कारोबारी हजरात के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, इससे रिलीफ मिलेगा या मजीद नुकसान होगा? देखिए, मैं तो सबसे पहले समझता हूँ कि आज के बजट के अंदर किसी भी हाल में इंडस्ट्रीज के ऊपर या सनतकारों के ऊपर या बड़े बिजनेस के ऊपर मजीद टैक्स लगाना मईशत की सुसाइड होगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं भी शायद साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि डेफिनेटली पुरानी गवर्नमेंट में कर्ज लेती नहीं थी, लेकिन इस वक्त तो गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और वो एडवांटेज ये है कि इनके जितने कर्ज हैं वो सारे डिफर हो चुके हैं। इनको IMF से मेरे ख्याल से अच्छा खासा पैसा मिल चुका है, इनको ADB से अच्छा खासा पैसा मिल चुका है। आज इनको पेरिस क्लब से भी जो इनके कर्जे थे वो सारे डिफर हो चुके हैं। इनको पेट्रोल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। कोविड से गवर्नमेंट ने जितने भी पैसे लोगों को दिए उसके अंदर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो डेफिनेटली जो बाहर से भी पैसा है, उसके अलावा फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी काफ़ी पैसे दिए, फिर लोकल बिजनेस कम्युनिटी में भी पैसे दिए। तो देखें, एक तो मईशत आपकी वैसी तबाही का शिकार है, और आपको मालूम है कि इस वक्त बेतहाशा लोग जो हैं डेली बेसिस के ऊपर इंडस्ट्री से बेरोज़गार होते चले जा रहे हैं। तो अगर अब आपने मज़ीद टैक्स लगा दिया तो कोविड की वजह से जो सनतों की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो वैसे ही 50% में रह गई। इसलिए कि जब आप SOPs को पूरा करते हैं तो अगर पहले एक शिफ्ट के अंदर 1000 लोग काम करते थे तो अब एक शिफ्ट के अंदर 500 लोग काम करते हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑलरेडी वैसी काफ़ी मुतासिर हो चुकी है, और इस वक्त क्योंकि पूरी दुनिया की इकनॉमी मुतासिर हुई है तो इस वक्त लोग इकनॉमी को बहुत स्मार्ट प्ले करते हुए वो मुल्क कामयाब हो जाएगा कि जिसने इसका फ़ायदा उठाते हुए और एक अच्छी SOPs को बनाते हुए, और अगर अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर इन्होंने ग्रोथ कर ली तो आपका मुल्क एक इंतशार से बाहर जा सकता है। वरना देखिए, जितनी अभी बातें हो रही थी, शाहिद साहब से बात हो रही थी, माशाल्लाह शाहिद साहब का एक बहुत अच्छा डाटा है, इनके बहुत अच्छे रिसर्च भी है कि जो जितने भी ममालिक, मेरे ख्याल से पाकिस्तान दुनिया का शायद वो वाहिद ममालिक होगा जो 22 करोड़ की आवाम है जिसके पास कुदरती बेतहाशा वसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जब भी बैठते हैं ना तो हम सिर्फ कर्जों पे बात करते हैं, और हम एक दूसरे को एक भी ब्लेम करते हैं, उसने ज़्यादा कर्जा ले लिया, इसने कम कर्जा ले लिया। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्यों नहीं जाते, और हम अपनी सनतों को क्यों नहीं बढ़ाते, हम अपनी एक्सपोर्ट, हम उन आइटम को क्यों नहीं फोकस करते कि जिन आइटम को आप इंपोर्ट करके $4 बिलियन दे रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक पाम ऑयल है, पाम ऑयल के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, और पाम ऑयल के ऊपर एक रिसर्च हुई थी, और यहाँ पे सिंध के ऊपर सिंध में उन्होंने 2-3 जगहों पे उस पाम ऑयल की काश्त की थी, और वो जो काश्त निकली थी पाम ऑयल की उसके ऊपर दुनिया की बेहतरीन, उन्होंने कहा था कि दुनिया की बेहतरीन पाम ऑयल है जो मलेशिया इस वक्त प्रोड्यूस कर रहा है, जो वहाँ पे अपना इंडोनेशिया में हो रही थी उससे बहुत अच्छी वो थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब 18वीं तरमीम आई तो सिंध गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल ख़त्म करके और उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया। अगर हमने उस वक्त पाम ऑयल को कैटर किया होता है तो आज अगर हम $4 बिलियन की पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो आज हम उसको अपने पास अगर ग्रो करते हैं तो कोविड के चक्कर में जितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं हम उतने लोगों को अपना रोजगार मुहैया कर सकते थे। अभी मैं 3-4 दिन पहले दिख रहा था कि हमने गंदम के ऊपर से इंपोर्ट की ड्यूटी ख़त्म कर दी और गंदम को इन्होंने इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसा मुल्क जिसके यहाँ इतनी बेरोजगारी हो, एक ऐसा मुल्क जिसके पास इतनी सारी ज़मीनें हों, लेकिन अगर हम अपने हारियों को, अपने किसानियों को अपना लेफ्ट ओवर समझते हैं, हम उनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराएंगे और हम गंदम को इंपोर्ट करेंगे, अगर हम सफ़ेद चनों को इंपोर्ट करेंगे, अगर हम दालें इंपोर्ट कर रहे होंगे और वो भी 22 करोड़ की आवाम जहाँ पे 60% आपकी यूथ है, जिसके पास ठंडा पानी, गर्म पानी है, जिसके पास चारों मौसम है, जिसके पास दुनिया के बेहतरीन जंगलात हैं। तो अगर आज भी हम अपने बजट को कर्जों के ऊपर लेके चलेंगे, अगर हम आज भी अपनी डिबेट ये करते रहेंगे जी इस गवर्नमेंट ने कर्ज कम ले लिया था, हमने ज्यादा ले लिया था, आप यकीन माने कि ये एक सियासी नारा हो सकता है, ये एक सियासी फिगर हो सकती है, लेकिन आप दुनिया की कोई भी हुकूमत आ जाएगी वो इस कर्ज के बगैर
कभी भी हुकूमत चला ही नहीं सकती जब तक वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बनाए, जब तक वो अपनी एक्सपोर्ट बनाए, जब तक वो इंपोर्ट को बैन करके और एक्सपोर्ट को जब तक हाईलाइट नहीं करेंगे, जब तक आपकी इकोनॉमी कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। ठीक है, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से भी मैं इसका जवाब लेना चाहूँगा कि टैक्सेस अगर मजीद बढ़ते हैं तो क्या कारोबार, जैसे गवर्नमेंट दावा खास तौर पर मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि कारोबारी तबकात को रिलीफ देंगे, उन्हें रिलीफ मिलेगा या उन पर बोझ पड़ेगा, और क्या नया आने वाला बजट महंगाई का तूफान लाएगा, और अगर बजट मुतवाज़िन ना हुआ तो क्या नतीजा निकल सकता है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक। शाहिद साहब, दावे माजी की हुकूमतें या मौजूदा हुकूमत भी एक ही दावा कर रही है बजट आने से पहले कि बजट अवामी होगा। एक तो इस पर रोशनी डाली कि क्या बजट अवामी बजट होगा, और आप सोचते हैं अब जो बजट आएगा जो 7,500 अरब रुपए का इन्होंने बजट का रखा है तखमीना, और 3,000 अरब रुपए खसारे में पहले ही हैं, अवामी बजट दे सकेगी मौजूदा हुकूमत? मैं अगर आपको याद कर दूँ, एक फिगर आप देख लीजिए, मिसाल के तौर पर एफडीआर के रेवेन्यूज का हदफ रखा जाता है 5,000 अरब रुपया, उससे कम होगा 100 अरब, लेकिन मैं रखता हूँ 5,000 अरब आ गया। उसमें से सूबों को चला जाएगा NSP वार्ड के तहत जो उनका कानूनी हक है, वो चला जाएगा 2,800 बिलियन रुपीज। अब वफाक के पास बचे हैं 2,200 अरब रुपया, लेकिन अगर आप देखें कि सूद जो होगा वो उससे कहीं ज्यादा होगा, और सूद और दफा मिला के कोई 3,800 अरब, तो हमें तो यहाँ ही 1,600 अरब की शॉर्टफॉल आ जाती है दफा और सूद में, और बाकी मुल्क भी चलाना है। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरे ये कि राशिद साहब ने जो बात बिल्कुल सही कही है, इस वक्त आप सनती शोबे पर बोझ नहीं डाल सकते, तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को करना क्या है। तो मैं अभी समझता हूँ कि आप ये देखिए कि जो पिछली टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई थी, जो इमरान खान साहब लाए थे, उसके अंदर ये क्लॉज रखी गई थी कि जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे तो जो असासों की तफसील है नाजायज असासों की, उसको हम जब्त कर लेंगे। तो मेरी तजवीज़ ये कि किसी को जब्त ना करें, सिर्फ कानून के मुताबिक उन पर टैक्स ले लें। तो मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जो असासे जो है नाजायज दौलत से बनाए गए हैं, जिन्होंने टैक्स एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, जो कि 13 इससे पहले आ चुकी हैं, और कानून के मुताबिक उनको जब्त करने के बजाय अगर उनसे आप टैक्स ले लें, उनकी तफसीलात हुकूमत के पास रिकॉर्ड में मौजूद हैं, तो हमें 900 अरब रुपया मिल जाता है। इस 900 अरब रुपए को सेहत पर डाल दीजिए और जो है वो तालीम पर डाल दीजिए। ये 900 अरब कैसे आएगा मैं बता दूं आपको। देखिए, एक आदमी ने कौमी बचत स्कीमों में 1 करोड़ रुपया लगाया है, उसने डिक्लेयर किया है 1 लाख रुपया। तो हमें कुछ नहीं करना है। एक मैं चाहता हूँ सेल बन जाए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, वो स्टेटमेंट देकर उनको ये खत लिख दिया जाए नेशनल सेविंग से कि जनाब आपने 1 करोड़ के, ये आपके पास रिकॉर्ड में कौमी बचत स्कीमों में है, आपने 1 लाख डिक्लेयर किया है, तो ये जो 99 लाख है ये चोरी के पैसे का है, रिश्वत का है, तो हम इस पर टैक्स लेंगे, और जब तक आप टैक्स नहीं देंगे उस तक ना आप इसको कैश करा सकते हैं, ना आप इससे मुनाफा ले सकते हैं। यही आप करें बैंक डिपॉजिट पर, यही गाड़ियों पर करें, यही प्रॉपर्टी पर करें, और तो आपको 900 अरब रुपया मिल सकता है। इनकम टैक्स लेना मुश्किल है क्योंकि हालात खराब हैं, लेकिन ये 900 अरब रुपए अगर अब भी नहीं लेते तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। एक तो बुनियादी चीज, अभी भी नहीं लेंगे तो कभी भी नहीं ले सकेंगे। आपका पॉइंट है। राशिद साहब, कारोबारी तबकात के लिए आप क्या समझते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं मौजूदा हुकूमत को जो बजट में नज़रअंदाज किसी सूरत नहीं करने चाहिए, जो कारोबारी तबकात ही समझता है कि माजी की हुकूमतें नज़रअंदाज करती रहीं? ये PTI ने भी अपने 2 बजट में कुछ पॉइंट्स जो मिस कर दिए, क्या ऐसे जो उसूल हैं या ऐसी इस्लाहात लाई जाएं जिसकी वजह से कारोबार पाकिस्तान में मजीद बढ़े? देखिए, सबसे बड़ी तो एक ब्लेंडर है इस गवर्नमेंट की भी और पिछली तमाम गवर्नमेंट की भी, कि जब वो बजट बनाते हैं तो किसी भी स्टेक होल्डर को अपने साथ बिठाए बगैर बनाते हैं। अगर देखिए, ये जाते हैं एसोसिएशन से मशवरे मांग लेते हैं, और एसोसिएशन वाले जो इनको मशवरा देते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर अगर कराची के अंदर 7 राउंड एसोसिएशन हैं, टाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, बेताशा एसोसिएशन है, जो वो अपनी सजेशन भेजते हैं। तो आप यकीन माने, मैं से पहले भी कह चुका हूँ कि वो सजेशन इतनी जाती है कि आपके ऐसे 4 कमरे भर जाएं और वो सजेशन पूरी नहीं होगी। तो उस सजेशंस को पढ़ना उनके लिए तकरीबन नामुमकिन है। तो मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि जब तक वो स्टेक होल्डर्स को बिठाए बगैर बजट बनाएंगे। देखिए, हर गवर्नमेंट कहती है जी हम एक्सपोर्ट को फोकस कर रहे हैं, हर गवर्नमेंट कहती है कि एक्सपोर्ट के बगैर हमारा सर्वाइवल तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन आज तक जब भी बजट बनता है तो आप मुझे कोई एक ऐसी गवर्नमेंट ये वाली बता दें या पिछली कोई गवर्नमेंट बता दें कि जिन्होंने एक्सपोर्टर्स को बैठाया हो, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से किसी को बैठाया हो, या किसी भी शोबे के
स्टेक होल्डर्स को बिठा के उन्होंने बजट बनाया हुआ। अब जब स्टेक होल्डर, मैं एक डायरेक्ट अगर सनतकार हूँ तो जो मैं गवर्नमेंट को मशवरा दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो डेली बेसिस के ऊपर बैठा हूँ, मुझे मालूम है मैं अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकता हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे क्या क्या मसाइल पेश हो रहे हैं, तो मैं अगर उनके साथ बैठ के और अगर उसके साथ जो बजट बनाएंगे उससे अच्छा बजट कभी नहीं बन सकता। और जब तक वो सनतकारों को, एक्सपोर्टर्स को जब तक वो इग्नोर करके और एक कमरे के अंदर बैठ के बजट बनाते रहेंगे तो आपकी मीशत कभी भी सही नहीं होगी। और मैं आपको अभी पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जब तक आपकी मीशत एक ही सूरत में बेहतर हो सकती है, आप कर्जों से एक ही शर्त पे बाहर आ सकते हैं कि जब आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं। और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अगर गवर्नमेंट सिंसियर होती तो मेरे हफीज़ शेख साहब अगर मेरी बात को सुन लोगे तो जब ये आए थे तो मैंने उनको पहले महीने में मैंने उनको एक मशवरा दिया था। मैंने कहा था आप सबसे पहले उन सेक्टर्स को पकड़ें कि जो सेक्टर पिछले 25 साल के अंदर एक्सपोर्ट करा करते थे और आज एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप पहले उनको बिठाएं, उनसे पूछें भाई कि आज वो क्या वजूहात हैं कि जिन बिना के ऊपर जो है तुम्हारी एक्सपोर्ट खत्म हो गई और अब हम क्या तुम्हारे लिए करें कि तुम्हारी एक्सपोर्ट दोबारा होना शुरू हो जाए। उनके अंदर एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सियालकोट से सर्जिकल आइटम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ करते थे, सियालकोट से आपके स्पोर्ट गुड बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ करते थे, आपकी बेइंतहाशी ऐसी इंडस्ट्री थी जो एक्सपोर्ट करती थी, आज उनकी एक्सपोर्ट तकरीबन जीरो हो गई है। जीरो, ठीक है। आपके 55 ममालिक के अंदर आपके तकरीबन ट्रेड कमिश्नर बैठे हुए हैं, आज तक आपने उनको 1 रुपए का टारगेट नहीं दिया। अगर 55 ममालिक में अगर आपके जो ट्रेड कमिश्नर बैठे हुए हैं, अगर आप उनको एक टारगेट दे दें कि जी आम के सीजन के अंदर तुमने सिर्फ 1 मिलियन का आम का बिजनेस देना है, कीनू के सीजन में तुमने सिर्फ 1 मिलियन का कीनू का ये वो बुनियादी पॉइंट्स हैं, तो ये वो बुनियादी पॉइंट्स हैं जिनकी बिना के ऊपर अगर आप करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है और अपने प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। शाहिद साहब, नया बजट महंगाई का तूफान भी साथ लेकर आएगा, आप क्या समझते हैं? अच्छा, और बजट मुतवाज़न अगर ना हुआ तो इसका नतीजा क्या निकल सकता है? पहली बात यह है कि महंगाई के तूफान आने का कतई कोई इम्कान नहीं है। उसकी वजह यह है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत कम हो रहे हैं और रहेंगी। दूसरे कि हमने शरह सूद खासा कम कर दिया है और शायद थोड़ा बहुत और भी कर दें। तो अभी हमारा मसला जो होगा वो होगा बेरोजगारी का, और हमारा मसला जो होगा गुर्बत का होगा, महंगाई का नहीं होगा। तो अगर मैं आपको एक 2 मिनट के अंदर एक ऐसी तजवीज़ दूं कि हुकूमत का बजट में 1 रुपए का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हम कई लाख रोजगार के मौके फराहम कर सकते हैं, उसका वाहिद तरीका जो है वो ये है कि पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, दर्जी, मैकेनिक, छोटे किसान, घरेलू खवातीन, उनको मिसाल के तौर पर 50,000, 75,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए तक के कर्जे दिलाए जाएं। वो कर्जे क्यों नहीं अब तक दिए गए? उसकी वजह यह है कि उनके पास इक्विटी नहीं है, वो जमानत नहीं प्रोवाइड कर सकते। उसका तरीका यह है कि जो एहसास प्रोग्राम में आपने पैसा रखा हुआ है उसमें से 50 अरब रुपए अलग कर लें, और अगर आप 150 अरब रुपए के कर्जे लाखों लोगों को दिलवाते हैं, 2 लाख, 1.5 लाख, 75,000, और 20% इक्विटी 50 अरब में से दे देते हैं तो 200 अरब रुपया लोगों को मिल जाएगा। अगर आप ये 2 साल तक कर लें तो रोजगार के मसला, बेरोजगारी का हल हो जाएगा, क्योंकि ना तो निजी शोबा दे सकता है ना हुकूमत, और हमारा असल मसला जो है वो बेरोजगारी का है। दूसरी आपने जो बात की थी कि हमारे बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए पहला मसला है हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अभी भी ज्यादा है, और उसमें अगर मैं पेट्रोल के नर्ख की आपको बात बताऊं तो सिर्फ 2 बातें आप देखिए तो पता चल जाएगा। पहली चीज ये कि अब से कुछ माह पहले 8 रुपए लीटर पेट्रोलियम लेवी था, इस वक्त हमने उसको 30 रुपए कर दिया। तो ये तो भत्ता है ना, तो ये 22 रुपए आप यहाँ से मत लें, इसको 8 रुपए पर रखें। दूसरा ये था कि अगर जो जीएसटी था पेट्रोलियम मसनूआत पे सबसे कम था 0.5%, उसको आपने सबको 17 कर दिया। तो अगर आप यूटिलिटीज के नर्ख कम करेंगे तो बिजली के नर्ख भी कम होंगे, गैस के नर्ख भी कम होंगे, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी, तो पैदावारी लागत भी कम होगी, जिससे महंगाई पे भी फर्क पड़ेगा और बरामदात के लिए भी मौके मैसर आ जाएंगे। ये तो एक बुनियादी चीज हो गई, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तीसरे ये कि हमें देखना है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी 6 महीने तक। मेरे हिसाब से 28 मिलियन लोग हैं जिनके पास इस वक्त जो है वो स्मार्ट टेलीफोन है। क्या हम चीन से ये बात नहीं कर सकते कि जनाब यहाँ एक कारखाना लगा दे? ठीक है, और आपका पॉइंट है। राशिद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुख्तसर चाहूंगा आप क्या समझते हैं, अगर ये बजट आने वाला बजट मुतवाज़न ना हुआ तो फिर क्या नतीजा निकल सकता है? महंगाई आएगी, कारोबारी तबकात क्या समझ रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी बजट के बाद जो हमेशा होता है? देखिए डेफिनेटली बजट के अंदर तो देखिए मैंने आपको बताया कि जब तक आप कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और जब तक आप एसएमईज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप कोई ऐसा बजट बना ही नहीं सकते कि जिसके अंदर महंगाई ना बढ़े और जिसके अंदर लोगों के लिए परेशानी, क्योंकि एक अच्छा बजट आपकी एक अच्छी मईशत नहीं है तो आप अच्छा बजट तो बना ही नहीं सकते।
तो जब तक मैं तो देखें ये गवर्नमेंट भी पिछली गवर्नमेंट भी, जब तक आप, मैं बार बार ये कहूँगा कि जब तक आप एसएमई के ऊपर और जब तक आप कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर काम नहीं करेंगे और जब तक आप नए रोज़गार के मौके फराहम नहीं करेंगे, देखिए अभी तक आज पाकिस्तान के बने हुए कितने साल हो गए, आज तक हम सिर्फ 5 सेक्टर को कैटर करते आते हैं कि हम समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 5 सेक्टर जो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे पास कम से कम 25 से 50 ऐसे मजीद सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हम इमीडिएटली एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। मैं पेपर की पैकेजिंग की एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तकरीबन 600-700 मिलियन की एक्सपोर्ट करता हूँ और मेरे जैसे कम से कम हज़ारों पैकेजेस वाले बैठे हुए हैं। तो अगर हम सिर्फ पेपर की मैन्युफैक्चरिंग अपने पास कर लें और अगर हम इस पेपर की लो कॉस्ट करके और हम अपने पेपर को इंपोर्ट करने के बजाय अगर हमारे पास दुनिया के बेहतरीन जंगलात भी हैं, अगर हम पल्प को कर लें तो हम सिर्फ पैकेजिंग इंडस्ट्री से इतना पैसा जनरेट कर सकते हैं कि जितनी आपकी एक्सपोर्ट शायद टेक्सटाइल की भी नहीं होगी। तो हमको अपने सेक्टर्स बढ़ाने होंगे। अगर आज हम सिर्फ 5 सेक्टर्स के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको इस 5 से 25 पे जाना होगा, 25 से हमको 50 पे जाना होगा, 50 से हमको 100 पे जाना होगा। तो फिर आपका एक्सपोर्ट भी आपकी बढ़ेगी, आपके डॉलर के डेफिसिट भी खत्म होंगे, आपके मुल्क से बेरोजगारी भी खत्म होगी और आपके पास रोजगार के इतने सारे मौके फराहम होंगे कि वहां पे गवर्नमेंट का वो पूरा वादा करने में आसानी हो जाएगी कि जी हम 50 लाख टैक्स अहदाफ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। राशिद सिद्दीकी साहब, ताजिर रहनुमा, प्रेसिडेंट कराची बिजनेस फोरम, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर माशियात प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम आपने देखा। नाजरीन, हुकूमत ये दावे कर रही है कि बजट अवामी बजट होगा, लेकिन मौजूदा मुआशी सूरत हाल को देखते हुए ताजिर बरादरी और अवाम कुछ ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।